गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु कैसे है। मतलब एक कथन है लिटन स्ट्रेची का। पूछ सकते हैं आपसे कि किसने ये कहा था कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो शिशु मतलब बच्चा है, संयोग और विवेक यानी संयोग और विवेक से मिलके बना हुआ है। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो संविधान में संयोग के तत्व हैं और कौन से तत्व हैं जो विवेक से बनाए गए हैं। तो संयोग का मतलब कि परिस्थितियों की वजह से अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल होती गई शासन प्रणाली में, और विवेक का मतलब जो सोच समझ के अपन ने शामिल किए हैं ब्रिटिश लोगों ने जो अपने संविधान में। तो वो तत्व अपन देखेंगे। तो लिटन स्ट्रेची याद रखेंगे आप सभी। इसमें संयोग के शिशु के जो कुछ मुख्य तत्व हैं, ऐसे सारी चीज़ें नहीं ली जाती, पर जो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्थाएं हैं, ये दोनों संयोग शिशु कहलाती हैं। मतलब ये संयोग से दोनों इसमें शामिल हो गई हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब अपने पहले बात की थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका वो जो कानून बनाने का कार्य करती है। तो व्यवस्थापिका कि एक सदन और 2 सदन 2 रूप पाए जाते हैं। एक सदन मतलब जिसका केवल एक ही बैठक, एक जगह पे सारे लोग एक ही बैठक में एक एक रूम में शामिल होते हैं, तो वो एक सदन कहलाती है। और अगर एक के बजाय 2 सदनों में होती हो, 2 अलग अलग जगह बैठते हो, तो उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को बहुत से लोग देशों के संविधान में उसको फिर शामिल भी किया गया है, या कहते हैं कि कॉपी किया गया है। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संयोग से शामिल हो गई। कैसे शामिल हो गई वो अपन देखेंगे कि जब अपने को पता है पार्लियामेंट जो संसद जिसको बोलते हैं, व्यवस्थापिका का नाम संसद दिया गया है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से ही इंडिया ने कॉपी किया था, यहाँ भी संसद बोला जाता है। तो इस व्यवस्थापिका की शुरुआत, पार्लियामेंट की शुरुआत अपन ने पहले पढ़ी थी इतिहास में कि कब शुरू हुई थी, 1295 में, जब टैक्स बढ़ाने के लिए राजा को जनता के प्रतिनिधियों को बुलाना पड़ा था, एक पार्लियामेंट की बैठक का आयोजन करवाना पड़ा था। तो उससे अपन शुरू मानते हैं, और इसकी मुख्य उद्देश्य यही था कि टैक्स बढ़ाएं और आप सहयोग करें, जनता टैक्स दे। और इसके अलावा सैनिक वगैरह बढ़ाने के लिए भी पार्लियामेंट बीच बीच में बुलाते रहते थे। तो ये द्विसदनात्मक कैसे हुई? ये संयोग से क्या हुआ कि जो उसमें प्रतिनिधि शामिल हुए पार्लियामेंट में, वो 3 टाइप के प्रतिनिधि थे। एक तरफ सामंत थे, दूसरी तरफ बिशप जिनको पादरी या बोल सकते हैं अपन, वो थे, और तीसरी तरफ थे जो आम जनता के प्रतिनिधि। तो ये 3 प्रतिनिधि थे। तीनों प्रतिनिधि अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो संभावना ये बनती थी कि 3 अलग अलग जगह पे बैठते, अपने अपने हितों के अनुरूप एक साथ बैठते हैं। जैसे जिस जिसके हित एक साथ होते हैं वो हित वाले लोग एक साथ बैठना पसंद करते हैं, ये सामान्य टेंडेंसी है अपनी। तो तीनों अलग अलग बैठने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या कि जो सामंत हैं और जो पादरी हैं, बिशप वर्ग हैं, ये दोनों ने महसूस किया कि उन दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं, एक से हित हैं। और वो सामान्य ये माना गया कि उन दोनों के हित जो आम जनता के विरोध में हैं। आम जनता के जो हित हैं, दूसरी तरफ सामंतों और बिशपों के हित हैं, वो दोनों एक दूसरे का विरोध करते दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से 2 का विभाजन हो गया। एक तरफ सामंत और बिशप बैठने लग गए, दूसरी तरफ आम जनता के प्रतिनिधि बैठने लग गए थे, जो 1295 से जो शुरुआत हुई थी। तो तब से ये बैठने की व्यवस्था 2 अलग अलग जगह पे होने की वजह से द्विसदनात्मक करने लग गए। और बैठने की व्यवस्था ये हुई कि जो अपने आप को जो उच्च वर्ग मानते थे सामंत और बिशप, उन्होंने आम जनता के साथ बैठने से मना किया, और इनसे थोड़ी अपनी उच्चता प्रदर्शित करने के लिए यूँ मान सकते हैं ऊपर के माले में या ऊपरी फ्लोर पे इन्होंने, जैसे कोई अपने सब ने देखा हो कोई ऐसे ऑडिटोरियम होता है या फिर सिनेमा हॉल होता है, उसमें जो ऊपर की रो होती है वहाँ पे बैठना शुरू कर दिया। नीचे की जो सामान्य सीट जो मानी जाती है निचले वाली, उसमें आम जनता के प्रतिनिधि बैठते थे। इस वजह से एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, ऐसे 2 सदन चल पड़े। तो ये जो बैठने की व्यवस्था थी, उन लोगों ने बिना सोचे समझे अपने हितों के अनुरूप बस बैठना शुरू कर दिया, और तब से ये द्विसदनात्मक बन गया। आज तक द्विसदनात्मक व्यवस्था चली आ रही है, इंडिया ने भी कॉपी की है। इन दोनों ने फिर अपने अपने काम अलग कर लिए, और वो अलग अलग काम अब भी बने हुए हैं, और दोनों की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। तो अभी भी ये चल रहे हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक संयोग से शुरू हो गई थी।
इसके अलावा है मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक जो शासन व्यवस्था ब्रिटेन के शासन में दिखाई देती है, उसका विकास भी कोई सोच समझ के नहीं किया गया है, अपने आप से हुआ है। वो कैसे हुआ है अपन देखेंगे कि जो 17वीं सदी तक अपन 3 हिस्सों में बांटें, 17वीं सदी से बाद में 18वीं सदी और 19वीं सदी में कैसे कैसे इनका विकास हुआ है। तो 17वीं सदी में अपन देखेंगे कि जो पार्लियामेंट थी 1295 में बन गई थी उस टाइम, उसकी फिर आगे 2 संस्थाएं बनी थी। विटनेज मोड जो एक पहले संस्था बनी थी, उसको भंग करके क्यूरिया रेजिस और दूसरी संस्था बनाई गई थी, मैग्नम कॉन्सिलियम। तो मैग्नम कॉन्सिलियम पार्लियामेंट का सा काम करती थी और क्यूरिया रेजिस उससे छोटे रूप थी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से बन के होती थी। ये क्यूरिया रेजिस फिर आगे चल के प्रीवी काउंसिल और एक्सचेकर 2 हिस्सों में बंटी थी। वो प्रीवी जो काउंसिल थी वो ही आज के टाइम पे मंत्रिमंडल या कैबिनेट में चेंज हो गई है। तो ये शुरुआत 17वीं सदी में केवल विटनेज मोड और क्यूरिया रेजिस ये अपन मान सकते हैं जो मंत्रिमंडल बनने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, शुरुआत जिनसे मानी जाती है। फिर 17वीं सदी में मंत्रिमंडल का क्या विकास हुआ, तो जो ये प्रीवी काउंसिल थी ये संख्या बढ़ के 50 तक हो गई थी, तो काफ़ी संख्या में लोग हो गए थे। और उसी टाइम हुआ क्या, हैनोवर वंश के राजा शासन करने आए थे। हैनोवर वंश जर्मनी की साइड का प्रदेश के जो राजा थे वो इंग्लैंड पे शासन कर रहे थे। तो उनको एक भाषा से अपरिचित थे वो इंग्लिश से, और दूसरा ये था कि यहाँ की राजनीति और जो भी है इस पर भी वो ध्यान नहीं देते, इसकी बजाय अपने एरिया की राजनीति पे उनका ज़्यादा ध्यान था। एक तरीके से वो 2 जगह शासन कर रहे थे, हैनोवर में और ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन पे ध्यान देना कम शुरू कर दिया। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो एक रॉबर्ट वॉलपोल थे, रॉबर्ट वॉलपोल को उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, उनसे जो भी डिस्कशन करेंगे हमें केवल शॉर्ट रूप में आके बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए, और आप जो भी बताओगे वो उस पर हम साइन कर देंगे, क्योंकि हम आपकी राजनीति में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो ये प्रक्रिया अपने आप से चालू हो गई थी कि वो इंग्लिश जानते नहीं थे और उनकी रुचि नहीं थी, दूसरे प्रदेश के राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे। इससे पहले चार्ल्स था, चार्ल्स ने बहुत ज़्यादा 50 लोगों से परामर्श करने की बजाय केवल 5 लोगों से परामर्श करना शुरू कर दिया था, जिनके पहले इनिशियल नाम के CABAL से स्टार्ट होते थे। क्लिफर्ड का C आ गया, आर्लिंगटन का A आ गया, ऐसे। तो CABAL ये इनिशियल से शुरू हुआ, तो इसका संस्था का नाम कबाल दे दिया गया कि कबाल से डिस्कशन करके सम्राट को ही कार्य करते हैं। ये कबाल बाद में कैबिनेट का नाम पा गई, ठीक है। तो ये सब संयोग से हो रहे थे। 18वीं सदी में जो हैनोवर वंश के आए थे, उन्होंने जब पता नहीं चला, उनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं था या फिर यहाँ की राजनीति भाग नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने वॉलपोल के रूप में प्रधानमंत्री को जो उनकी अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया था वो बाद में प्रधानमंत्री कहलाने लग गए। तो ये परंपरा भी एक संयोग से शुरुआत हुई थी। फिर 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास मतलब मंत्रिमंडल की कुछ परंपराएं होती हैं। मंत्रिमंडल का मतलब ये नहीं केवल डिसीजन लेना और सम्राट से साइन करवाना, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व शुरू हो गए थे। मंत्रिमंडल मनमर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए ये परंपरा शुरू हो गई थी कि व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर इनका किए हुए कार्य से संसद अगर खुश नहीं होती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो जो वॉलपोल पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनके किसी एक कार्य को संसद ने नकार दिया था तो वॉलपोल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसी परंपरा ये सब संयोग से बनी, वॉलपोल ने त्यागपत्र दे दिया तो आज तक चलता आ रहा है। तो ये जो अनुशासन कह लें या फिर जो भी नियम है, परंपराएं हैं, वो एक संयोग से बनती गई, न कि सोच समझ के उस टाइम पे बनाई गई थी। तो ये सब संयोग के इसमें मुख्य बिंदु थे। मंत्रिमंडलीय शासन कैसे हुआ, पार्लियामेंट का उदय कैसे हुआ। इसके बाद में अपन देखेंगे विवेक का शिशु। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें संयोग से हो जाती हैं, इंसान विवेक से भी बहुत सारे कार्य करता है। तो विवेक के कौन कौन से तत्व हैं, तो विवेक के तत्वों में अपन पहले इसे ऐसा देखेंगे, निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना, ये कैसे हुई। तो बहुत कुछ जनता के संघर्षों या विरोध विद्रोह करने के बाद में जनता को ये अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसको आज के टाइम पे
जनतंत्र भी बोला जाता है, जिसमें शासन की सारी शक्ति जनता के हाथ में आई है। तो ये कोई आसानी से या एक समय पे नहीं लाई गई है, बहुत लंबा इतिहास, 14 सालों के इतिहास के संघर्ष के बाद में जनता को प्राप्त हुए हैं, जो अपने इतिहास में पढ़ा था। तो वही 2-3 मुख्य मुख्य जो इनके सीमा चिन्ह हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हैं, जो विचार के तत्व माने जाते हैं विवेक के। तो उसमें सबसे पहला 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसमें सामंतों ने अधिकार लिए थे और बाद में जनता को मिल गए थे। 1628 का अधिकार याचना पत्र, जिसमें थोड़े अधिकारों के लिए, कर वगैरह के लिए इनके लिए अधिकार याचनाएँ की गई थी चार्ल्स से, और उसने बाद में मना कर दिया था। उसके बाद में 1689 में विलियम और मैरी से जो साइन करवाए थे जनता के प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट ने, तो उसको अधिकार पत्र बोलते हैं। तो 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र, ये तीनों चीज़ें ही जनता के विवेक के तत्व माने जाते हैं संविधान में जो शामिल हैं। इसके अलावा अगली जो तत्व है वह वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। 3 चीज़ें। वयस्क मताधिकार यानी आयु की एक आयु प्राप्त करने के बाद में मत का अधिकार मिल जाना, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था। 1928 में ये सबको मिल गया था। 21 साल तक के एज तक के जो भी स्त्री और पुरुष हैं, सबको समान रूप से मिल गया था। फिर दूसरा गुप्त मतदान प्रणाली। तो गुप्त मतदान प्रणाली भी 1872 में शुरू की गई थी। उससे पहले 2 प्रकार की मतदान प्रणाली हो सकती है, गुप्त और खुली मतदान। खुली यानी जिसमें हाथ खड़ा करके पूछा जाए कि कौन किसके पक्ष में समर्थन कर रहा है, उस टाइप की। गुप्त यानी जिसमें अपने को बताना नहीं होता अपने किसके पक्ष में मत डाला है। और फिर इसी तरह एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोई प्रतिनिधि जनता का निर्वाचित हो सकता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। एकल सदस्य मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक चुना जाना, उसको बोलते हैं एकल सदस्यीय। तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं, बहुल निर्वाचन क्षेत्र और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। बहुल का मतलब एक जगह से 3, 4 या 5 कितने भी प्रतिनिधि चुनना। तो अपने देश में एकल निर्वाचन क्षेत्र है, यानी अगर अपने MLA और MP का जो निर्वाचन क्षेत्र है कहीं भी, जैसे चूरू का कोई भी एक है, तो चूरू के जो संसदीय क्षेत्र है उसमें केवल एक ही MP चुना जाएगा। या फिर चूरू का जो भी MLA का जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, तो उससे केवल एक MLA चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से 4-5 MLA चुन के भेजे जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो ये प्रणाली भी इन्होंने 1948 में शुरू की थी। उससे पहले एक के बजाय ज़्यादा चुने जाते थे। अगला विवेक का तत्व है लोक सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। तो ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। संसद के 2 सदन हैं। निचला सदन जो आम जनता का था उसको लोक सदन बोलते हैं। उच्च सदन जो उच्च वर्ग का बना था, जो शुरुआत में 1295 में अपन ने बात की है, तो उसको लॉर्ड सभा बोलते थे, क्योंकि वो अपने आप को लॉर्ड कहलाते थे। लॉर्ड यानी मालिक, यानी जो जमींदार लोग होते थे उनको लॉर्ड बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। तो वो लॉर्ड सभा कहलाते थे। तो आज के समय में अपन देख रहे हैं कि लोक सदन ने उस लॉर्ड सभा पे उच्चता प्राप्त कर ली, ज़्यादा पावरफुल हो गया। पहले जस्ट उल्टा था। 1295 से जो शुरुआत हुई थी, लॉर्ड सभा बहुत शक्तिशाली थी। ये धीमे धीमे आते आते अभी 50-60 साल पहले ही अपनी जो शक्ति है वो खो पाई है। तो ये कैसे हुआ है? तो धीमे धीमे लोक सदन ने संघर्ष करके जनता प्रतिनिधियों ने अपनी शक्ति प्राप्त की है। और इसमें 2 मुख्य जो अधिनियम पारित किए गए थे 1911 और 1949, आपको याद रखने। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम यानी संसद ने पारित करके लोकसभा की शक्ति को कंट्रोल कर दिया और उसके ऊपर लोक सदन की शक्ति को ऊंचा कर दिया। और सबसे शक्तिशाली वो सदन समझा जाता है जो बजट को पारित करने में ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बजट पारित करने में लोक सदन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लॉर्ड सभा का उसमें बहुत ही कम, केवल विचार विमर्श करने तक की शक्ति ही प्राप्त है। तो इस तरीके से अपन जान सकते हैं। फिर अंतिम इसका विवेक का तत्व है लॉर्ड सभा की रचना में सुधार। लॉर्ड सभा यानी जो शुरुआती रूप में आपने देखा था जमींदारों, जागीरदारों और बिशपों से मिलकर बनी होती थी, उसमें उन्होंने अपने ही परिवार और अपने लोगों को उसमें बनाए रखने के लिए उन्होंने तरीका ये था कि निर्वाचित होने का जनता द्वारा नहीं निर्वाचित होते थे, सीधे अपने ही पुत्र और पुत्रियां उनके बनते रहते थे, यानी वंशानुगत रूप से आगे बढ़ते रहते थे उनकी सदस्यता। इस सदस्यता को अभी फ़िलहाल 2000 के अंदर पीयरेज एक्ट बना के संसद ने ख़त्म किया है। अब 2000 तक जो बने हुए हैं वो अपनी मृत्यु होने तक बने रहेंगे। उसके बाद में जो भी बनेंगे उनके बच्चे नहीं बनेंगे। अब सामान्य नियम ये बनाया गया है कि
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यानी लोक सदन ही के जो बहुमत प्राप्त जो भी दल होता है वो ही तय करेगा कि कौन से लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में सदस्यता की शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। इन दोनों की अपनी विशेषताएं बनानी है। ये लिटन स्ट्रेची का कथन था। संयोग के तत्व में दोनों बता देंगे। कैसे पार्लियामेंट बना, मजबूरी में राजा को पार्लियामेंट बुलानी पड़ी थी। और उसके बाद में मंत्रिमंडल कैसे बना, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता कैसे शुरुआत हुई थी, वो अपन इसमें शामिल करेंगे। और विवेक का तत्व में अभी तक के जो भी अपने अधिकार जनता ने विरोध करके या संघर्ष के द्वारा प्राप्त किए थे, 1215 का मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। उसके बाद में वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा पे नियंत्रण स्थापित करने की जो भी प्रक्रियाएँ की गई वो सारी विवेक का तत्व मानी जाएंगी।